जो पिछले 30-40 दशक में एक सबसे चमकदार संघर्ष रहा है, उसकी एक वानगी मिली है। लेकिन अब आज जब हम 2024 में खड़े हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि उन सारी संघर्षों के बाद, उन सारी चीज़ों के बाद बहुत सारी चीज़ें अभी भी नहीं बदली हैं। जिस तरह का लेबर इंटेंसिफिकेशन, जिस तरह का मारुति सुजुकी ने जो लेबर और कैपिटल के बीच के जो अंतर्विरोध को एकदम तीखे मोड़ पे ला के खड़ा किया है, वो केवल मारुति सुजुकी के अंदर जो घटना हो रही है वो उसकी बस एक कहानी या वानगी भर नहीं है। वो वानगी पूरे भारत में पिछले 70-80 सालों से, जब से आज़ादी के बाद जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मॉडल अपनाए गए हैं और उसके खासकर 1991 के बाद जो उदारीकरण की जो नीति अपनाई गई है। अच्छा, तो आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी बट आई विल ट्राई टू मिक्स माय। सो जो 91 के बाद जो लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है, उसका जो रिफ्लेक्शंस लेबर कैपिटल रिलेशन और फैक्ट्री प्रोडक्शन साइड पे जो हमें देखने को मिला है, वो उसको मैं थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। आप भारत की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की यात्रा है, उसका एक बहुत बड़ा रूपक मारुति दिखता है। आप देखेंगे कि मारुति संजय गांधी का सपना था। आप जब अभी एक नई किताब आई है ज्ञान प्रकाश की इमरजेंसी पे, तो अब दिखाया कि रातों रात संजय गांधी को एक सपना आता है कि भारत में छोटी कार बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए एक दिन में सारे जो इंडस्ट्रियल्स कानून हैं, ज़मीन का आवंटन है, जो भी जिस तरह की जो नियम कानून होते हैं, वो जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के पास पहुंचते हैं तो उनको लगा कि भाई ये इनको कल ही इसको देना है। तो ये तो कैसे हो सकता है, बट किसी ने बताया कि ये प्रधानमंत्री के बेटे की तरफ से आया है। तो जो इमरजेंसी की जो आहट है वो उस बात में दिखाई देती है कि कैसे जो नियम कानून जो धता बताए जाते हैं और उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की यात्रा चलती है। गुड़गांव उस समय बसा नहीं था, एक गांव नुमा कस्बा था। अचानक संजय गांधी को एक छोटी कार का सपना आता है। उसके बाद जो 1991 में कि उसकी मतलब हम लोग के पास बहुत समय नहीं है, लेकिन जैसे इमरजेंसी में जो चीज़ें फ्लॉट हुए, जो कानून, जो जिस तरह के धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, उसका एक बहुत बड़ा रूपक है कि कैसे मारुति पूरे मजदूर आंदोलन में जो लेबर कैपिटल के रिलेशन है उसका कैसा रूपक बनता है। 2000 में मारुति में एक संघर्ष होता है। 2000 में गुड़गांव प्लांट में उस समय तक का एशिया का सबसे आधुनिक, सबसे मोस्ट एडवांस कार प्लांट होता है। लेकिन उस समय तक मारुति कंपनी उसके पहले एक जॉइंट वेंचर था, भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम था। इट वाज बेसिकली a public sector unit. It was a joint venture between the Japanese Suzuki and the Maruti. अब जैसे जैसे धीरे धीरे 1990, 91, 94, 95, 96 के बाद के दौर में आप देखेंगे कि मारुति में डाइवेस्टमेंट कम होता गया, भारत सरकार का हिस्सा कम होता गया और 2000 आते आते लगभग ये पूरी तरह से एक प्राइवेट कंपनी बन गई। तब मारुति ने एक मॉडल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक मॉडल लाया कि इसमें VRS अपने कर्मचारियों को ऑफर किया और बोला कि अब जो प्रोडक्शन होगा वो जो पुराने परमानेंट वर्कर्स हैं उनके नहीं जरिए करके हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के थ्रू हम एक करेंगे। और ये उस तरह के बड़े स्केल में जो पूरे परमानेंट वर्कर्स के द्वारा प्रोडक्शन का मॉडल था, उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। ये मॉडल मारुति ने पूरे इंडस्ट्रियल प्लांट्स को दिए। 2000 में बहुत सारे वर्कर्स के स्ट्रगल्स होते हैं गुड़गांव प्लांट में, अंततः VRS दे के वहाँ के कर्मचारियों की छटनी की जाती है और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का होता है। अब 2007 आते आते जब मानेसर प्लांट बनता है तो वो जो इस दौर में जो वर्क इंटेंसिफिकेशन, जो अमानवीयकरण की हद तक, जो खून पसीने के निचोड़ने की हद तक जो वर्किंग कंडीशंस का मॉडल होता है, वो मारुति ने इंट्रोड्यूस किया। आपने फिल्म में देखा कि कैसे
8 घंटे लगातार बिना रुके, एक बिना ब्रेक के, बिना रिलीवर्स के, बिना पानी या टॉयलेट का ब्रेक दिए 50 सेकेंड में एक कार दर कार हर 50 सेकेंड में जो कार का प्रोडक्शन का यूनिट्स होता था, उस पे जो जो ये एक आप देखेंगे कि मारुति का जो मॉडल है डेवलपमेंट, वो एक लेवल में जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस का एक इवॉल्वमेंट है, जैसे पहले एक प्रोडिजम, आप अगर लेबर प्रोसेस को पढ़ेंगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोसेस कॉल्ड प्रोडिजम, जहाँ एक बहुत बड़े फैक्ट्री में एक ही छत के नीचे, एक ही प्लांट के नीचे बहुत सारा प्रोडक्शन होता था। उसके बाद ये टेलीविजन का दौर आया, जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारे जो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके एक ग्लोबल वैल्यू चेन जैसे बनाया जाता है, जहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनियों के पार्ट्स बनते हैं और बाद में उसको एक असेंबली प्लांट्स में एक उसका किया जाता है। इन दोनों का एक मर्ज होता है बाद में, जिसको टोयोटिज्म या अल्ट्रा टेलीविजन के नाम से जानते हैं, जहाँ एक साथ आपका असेंबली प्लांट का प्रोडक्शन भी होता है और उसको जो उसके जो डिफ्रेगमेंटेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्शंस हैं उसको एक साथ बिखराया भी जाता है और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के द्वारा उसको इस तरह से प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है कि एक पूरे उत्पाद श्रृंखला, एक जो प्रोडक्शन है उसकी एक पूरी चेन बनती है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि आपका जो वर्क का इंटेंसिटी होता है इस लेवल पे आपका चला जाता है कि आपको मैं एक मारुति में जब स्ट्राइक चल रहा था तो उसमें PUDR की एक रिपोर्ट आई थी, मैं उस पर उसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ। एक उसमें उस PUDR की जो रिपोर्ट आई थी उसके एक मैं एक्सर्ट पढ़ के सुनाता हूँ। वी डोंट कंट्रोल द मशीन, इट कंट्रोल अस। द कार कम्स टू द वर्कर्स ऑन द कन्वेयर बेल्ट एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर जॉब इज टू ऐड टू इट स्टॉप फॉर 35 to 40 seconds on average. So if a worker's task is to add a brake and pedal, then that is what you to do all the day with 8 to 10 volts in every car after car, 40 seconds per car. The hand breaks it, run back, pick up another volt, move back to the car, a bit like aerobics. The Manesar plant is the world's fastest car production facility. The conveyor belt doesn't really stop. We move with it and rush back to the original position in time to the next car. We don't control the machine controls us. We dance it to its tune. The result is that you missed a car or two if you dare to drink a water or scratch your back. So this is the level of intensification of the work. Then एक रिपोर्ट आई, एक उस समय एक मैगजीन आया करती थी, तो उस समय मारुति का एक बहुत फेमस मॉडल आया हुआ था स्विफ्ट, और उसके बाद एक डिजायर आया था। तो उस आर्टिकल का बहुत अच्छा शीर्षक था, फॉर मारुति वर्कर्स इट इज नाइदर स्विफ्ट नॉट डिजायर। सो बहुत अच्छा वो समय लगा था। सो उस पर लिखा था, वी गॉट 2 breaks ऑन कंपनी टाइम 7 minutes each to manage tea, snacks and the toilet all together. It takes a minute and a half just for the tea to arrive. You could either have a tea or take a leak, but soon we learned to do both together. Take up in one hand, we would run to the toilet. Before returning to work, we also had to wash the teacup before putting it back into our locker. So this was the kind of intensification of the work Maruti had designed and exported across the first to the automobile production and later to the larger production chain in India. अब जब हम 2024 में बैठे हैं, मैं पिछले एक सप्ताह पहले चेन्नई गया था कुछ काम से सिलसिले में। हम लोग एक चैनल चलाते हैं वर्कर्स यूनिटी करके, और हमारा चैनल 2 लैंग्वेज में है, वर्कर्स यूनिटी हिंदी और वर्कर्स यूनिटी तमिल। तो तमिलनाडु में चेन्नई के साथ ही लगातार सैमसंग का स्ट्राइक्स को कवर कर रहे हैं, और उसको कवर करने के लिए मैं भी उनके साथ पिछले 24 सितंबर को चेन्नई के से 40 किलोमीटर दूर सिरी पेरुम्बदूर करके, जो कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में जो गुड़गांव मानेसर के बाद या उसके लगभग बराबर का ही एक ऑटो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जहाँ पे एक ज़माने में टोयोटा, हुंडई
निशान और अलग अलग तरह की फैक्ट्रियाँ थी। अब वो सारी की सारी चीज़ें जो 12 साल पहले मारुति में होती थी, वो सारे के सारे जो लॉजिक्स जो मारुति के ज़माने में मारुति के साथी रिपोर्ट्स करते थे, वो सारे फिर से वापस वो वर्कर्स बताने लगे। अब वो बता रहे हैं कि लगातार ये सैमसंग का जो प्लांट है उसका जो पूरे इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है उसका $12 बिलियन का प्रोडक्शन है, उसका 1/3 उस प्लांट से आता है। मारुति की तरह ही ये भी एक असेंबली प्लांट है, जो उसके पार्ट्स हैं वो श्रीपेरुम्बदूर और कांचीपुरम के जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसके अलग अलग हिस्सों में बनते हैं। और इस प्लांट में बेसिकली फ्रिज, वॉशिंग मशीन और टीवी असेंबल होते हैं। तो जब हमने वर्कर्स लोग से बात करनी शुरू की, 9 सितंबर को वर्कर्स सैमसंग के वर्कर्स ने स्ट्राइक की घोषणा कर दी। उन्होंने एक यूनियन बनाया है, सैमसंग इंडिया वर्कर्स एम्प्लॉयज यूनियन, और उनकी जो पहली डिमांड है कि जो इंटेंसिफिकेशन ऑफ द वर्क है वो उसको कम किया जाए, जो ह्यूमिलेशन है, जो इंटिमिडेशन है, जो डिग्निटी ऑफ द वर्कर्स है उसको रिस्टोर किया जाए। आप देखेंगे 2012 में जो बहुत सारी मांगे थी उसमें सबसे पहला जो मांग था तो जो था डिग्निटी ऑफ द वर्क, जो हमारे मानवीय श्रम की की जो इज्जत होनी चाहिए उस पर रिस्टोर करना चाहिए। आप एक गलती करते हैं सैमसंग के अंदर और किसी भी तरह के आप छुट्टी लेते हैं, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में गड़बड़ होता है, कहीं भी कुछ बोल करते हैं तो आपको एक बंद कमरे में 8 घंटे के लिए 2 दिन तक के लिए बैठा दिया जाता है बिना किसी को मिले जुले। तो ये एक तरह से ह्यूमिलेशन, एक तरह का इंटिमिडेशन और बहुत अमानवीय व्यवहार लगातार सैमसंग के वर्कर्स को द्वारा होता है। उनकी जो सैलरी है 25,000 के आसपास मीन जो एवरेज सैलरी है वो 25,000 रुपीज़ है, जिसको वो लोग अगले 3 साल के जो समझौते होते हैं उसमें 36,000 करने की मांग करते हैं। उसके अलावा उनकी बहुत सारी जो शिकायतें हैं ओवर टाइम को लेके, बोनस को लेके, ग्रेचुइटी को लेके, वर्क कंडीशंस को लेके, उसके लिए पहले बोल रहे हैं कि ये हमारा जो पहला डिमांड है कि हम एक यूनियन बनाना चाहते हैं और हम यूनियन के थ्रू जो ग्रीवेंसेज हैं, क्योंकि इसके पहले जितनी बार भी वो किसी भी तरह के ग्रीवेंसेज को उठा रहे हैं उसको लगातार ये बोला जाता है कि हम एचआर देख रहे हैं, एचआर का कोई मेल आता है फिर 1-2 दिन के बाद ऐसे करते हैं। और ये मारुति के समय में ये होता था कि जब 2011 से पहले जब भी कोई भी जितने भी तरह के वर्क इंटेंसिफिकेशन को लेके, पेमेंट को लेके, जो वेतन कटौती को लेके जब भी होते हैं तो हमेशा वर्कर सोचता है कि बहुत बार यूनियन एक ऐसा जरिया होता है जिसमें आप एक कलेक्टिव बार्गेनिंग में जाते हैं और उसके बाद जो भी आपकी शिकायतें हैं उसको बहुत फॉर्मल तरीके से एक मैनेजमेंट और एक यूनियन के पक्ष पे के तरह पे रखते हैं और ये एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका होता है। पूरी दुनिया भर में रिकॉग्नाइज यूनियन है। भारत का संविधान आपको ये इजाज़त देता है आप यूनियन बनाएं, अपने डिमांडों को आर्टिकुलेट करें, आप चार्टर ऑफ डिमांड बनाएं, आप द्विपक्षीय बाइपार्टाइट डिस्कशन में जाए, आप ट्रिपार्टाइट डिस्कशन में मैनेजमेंट, वर्कर्स यूनियन और सरकार के साथ जाएं, लेबर डिपार्टमेंट के साथ। ये सारी लेबर लॉ के अंदर ये की हुई बहुत ही यूजुअल एंड रेगुलर फैसिलिटीज मिली हुई है। अब जब ये सब डिमांड्स और जो इनके इंटिमिडेशन थे, जो इनके उससे थे, वो लगातार जब फ्लाउट हो रहे थे तो उन्होंने बोला कि इट इज़ बेटर कि वी शुड फॉर्म ए यूनियन बाय आवर ओन rather than discussing this all things by a proxy union or proxy workers committee, which was basically a pocket kind of arrangement between designed by the Samsung factory से। अब इसको लेके जब ये स्ट्राइक जैसे ही हुआ तो पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने बिजनेस अखबार पढ़ते हैं, तो मैंने बिजनेस अखबार देखना शुरू किया, इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, मेन, बिजनेस स्टैंडर्ड और हिंदू बिजनेस लाइन, और सारी की सारी जगह पे एक जो कॉमन थी लगातार आ रहा था। मुझे ये अच्छी बात है कि इस हड़ताल की जो सबसे पहली खबर ली वो बिजनेस अखबारों ने ली रैदर देन पॉलिटिकल अखबारों ने, और इस मामले में ये अपने जो कैपिटल के साथ जो उनकी जो स्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत जान के अच्छा लगा कि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और उन्होंने किया। क्योंकि आज के टाइम पे आप जो लेबर बीट का जो डिक्लाइन है, द डिमाइस ऑफ द वर्किंग रिपोर्टिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री मीडिया, वो इतना खराब है कि आपको कोई भी हड़ताल, कोई भी वर्कर से रिलेटेड खबर, कोई भी
जो लेबर कैपिटल के खिलाफ कोई भी ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस चल रहा है वो आपको नहीं मिलती है। तो पहला जो मिंट का अखबार का जो हेडलाइन था, दिस इज द एंड ऑफ द मेक इन इंडिया ड्रीम। फिर उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में एक मेन जो एडिटोरियल था उसमें होता है, दिस इज द एंड ऑफ द तमिलनाडुज इमेजिन द एस्पिरेशन टू बिकम चाइना +1। और उसी समय स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करने के लिए अमेरिका के दौरे पे थे। और वो सब बोल रहे थे कि हम स्टालिन तो अमेरिका गए हुए हैं और यहाँ देखिए वर्कर्स लोगों ने क्या किया हुआ। और सारे बिजनेस अखबार, मनी कंट्रोल और सब में लगातार इस बात की मजम्मत कर रही थी कि स्टालिन हैज नॉट डन इनफ टू कंट्रोल द लेबर अनरेस्ट एंड ये मेक इन इंडिया का ख़त्म हो जाएगा। ये जो तमिलनाडु का ड्रीम है गुजरात और महाराष्ट्र को बीट करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने का, ये सब खत्म हो रहा है एंड दिस इज द रीजन तमिलनाडु का कुछ नहीं हो सकता है, ये लोग हमेशा इस तरह का पॉलिटिक्स करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। एंड देन मैं बहुत सारे अखबार फिर देखना शुरू किया तो देखा कि बिजनेस अखबारों में बहुत ह्यू एंड क्राई है, लगातार रिपोर्टिंग्स आ रही है कि ये स्टालिन क्या कर रहे हैं, इन्होंने रिप्रेशन करना चाहिए, ये कम्युनिस्ट लोग ने कलकत्ता बर्बाद कर दिया, कानपुर बर्बाद कर दिया, इंदौर कर दिया, ये हमेशा जहाँ भी जाते हैं जहाँ भी कुछ होता है ये जो वेल्थ क्रिएटर हैं उसका सम्मान नहीं हो रहा है। और ये अब आप जाके मतलब ठीक है आपका बिजनेस के प्रति पक्षी धरता है और अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार जाके आप वहाँ की वर्किंग कंडीशन, वहाँ की लिविंग कंडीशन, वहाँ के उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। इसी के साथ में थोड़ा और अलग फिर मैं समझन पे आऊँगा। मैं जो लेबर जर्नलिज्म है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं बिजनेस अखबार को बहुत, अगर आपको आज के टाइम पे अगर लेबर से रिलेटेड कोई भी खबर चाहिए तो आपको एक ही सोर्स है कि आप बिजनेस अखबार पढ़ें, क्योंकि आपको जो मेन स्ट्रीम अखबार है, जो मेन स्ट्रीम मैगजीन है, वो पे कोई लेबर की खबर नहीं दिखती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई ऑनस्लॉट्स हो रहे हैं, कहीं मुस्लिमों पे अत्याचार हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इन सब में भी आज के समय में भारत में कम से कम 8 से 10 ऐसे स्ट्रगल चल रहे हैं जिसमें आप सबको जानना चाहिए कि इतने खराब दौर में भी वर्कर्स लगातार लड़ रहे हैं। मैं 5 स्ट्रगल्स की आपको वानगी का एक छोटा ब्रीफ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। उससे पता चलता है कि हमारे जो तथाकथित प्रोग्रेसिव और लिबरल मीडिया भी है वो भी वर्कर्स और फैक्ट्री रिलेटेड जो स्ट्रगल्स हैं उसको एकदम बंद कर दिए हैं। आपको सांप्रदायिकता विरोधी हो सकता है खबरें कहीं दिखी, कास्ट एट्रोसिटीज पे भी हो सकता है खबरें दिखेंगी, हो सकता है कि आदिवासी क्षेत्रों में अगर कुछ हो रहा है तो दिखेगी, और ये होना जरूरी है। लेकिन एज ए मीडिया हमारे दिमाग के इमेजिनेशन से चला गया है कि वर्कर्स स्ट्रगल नाम की चीज़ अभी बाकी है। सबको लगता है कि 80s में होता था, कोई बंगाली बाबू मोटा चश्मा झोला पहन के वो ट्रेड यूनियन करता था, वो फिल्मों में हमने देखा है। आज के टाइम पे मारुति मानेसर में 12 साल के बाद ये जो आपने फिल्मों में देखा है, साथी खुशीराम, साथी सतीश, साथी कटार सिंह, जो इस स्ट्रगल्स में उस समय 22-23 साल के लड़के थे, आज 36-37 साल में 10 साल अपने जेलों में दिए हैं। 147 वर्कर्स को आज फिर से पिछले 10 दिनों से मानेसर चौक पे धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पिछले 12 सालों में 547 परमानेंट वर्कर और 1800 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की इलीगल जो टर्मिनेशन थी उसके खिलाफ आपको खबर कहीं भी पढ़ने के लिए मिलेगी। ये आज का ही समय है जब सैमसंग में 1700 वर्कर्स लगातार पिछले 9 सितंबर से लगातार धरना दिए हैं और इसकी खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये आज का समय है जब दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में हिल प्लांटेशन वर्कर्स अपने 20% बोनस की लड़ाई के लिए लगातार चक्का जाम किए हुए हैं, पूरे पहाड़ में उनकी सड़क थे, लेकिन ये खबर आपको नहीं मिलेगी। ये आज का समय है जहाँ पे डॉल्फिन और लुकास के वर्कर्स उत्तराखंड रुद्रपुर पंतनगर में पिछले 218 दिन और 28 दिन से, लुकास के वर्कर्स 218 दिन से और डॉल्फिन के वर्कर्स लगातार इसमें बैठे हुए आपको नहीं दिखाई देगी। आपको ये बात नहीं पता चलेगी कि पिछले 50 दिनों से पंजाब के खेतिहर मजदूरों और दलित खेतिहर मजदूरों का एक संगठन जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी पिछले 50 दिनों से एक यात्रा निकाल रहा है नरेगा में धांधली के खिलाफ, जो उनके नजूल लैंड की जो घोटाले हैं उसके खिलाफ, जो दलितों पे एट्रोसिटीज हो रही है उसके खिलाफ, और जो दलित खेतिहर मजदूरों की डिमांड है उसके खिलाफ पिछले 50 साल जो से यात्रा है वो नहीं है।
और इन सब की जिम्मेदारी आप पर भी है, हम पर भी है कि हमने प्रोग्रेसिव लिबरल एंड रिवोल्यूशनरी स्पेस से सारी चीज़ों पे बात करने के बाद लेबर का जो बात है, जो कैपिटल की लेबर के स्ट्रगल्स है, जो ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन की बात है, उस पर हमने बात करना लगभग छोड़ दिया है। ये सब जिम्मेदारी आप पे भी है साथी, क्योंकि हमारे मीडिया लगभग मजदूरों को इनविजिबल कर दिया है। बहुत छोटे मोटे प्रयास हैं, बहुत छोटे छोटे अलग अलग संगठन हैं जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज इस बुरे दौर में भी आज भारत में आज के दिन भी लगभग 10 से 15 बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल चल रहे हैं, वर्कर्स के बहुत ही बहादुराना संघर्ष चल रहे हैं। हम इस प्रोग्राम के माध्यम से उन सारे वर्कर्स स्ट्रगल्स के साथ सॉलिडेरिटी व्यक्त करते हैं और आप छात्रों से भी आह्वान करते हैं कि आप उन सबको, उन सारे संघर्षरत मेहनत जनता के साथ आप सॉलिडेरिटी प्रस्तुत करें, आप उनके स्ट्रगल्स में जाएं। 10 तारीख को रुद्रपुर में किसान मंदिर महापंचायत हो रहा है, जो डॉल्फिन वर्कर्स हैं और जो लुकास के वर्कर हैं, उसके पहले जो अलग अलग फैक्ट्री के वर्कर्स वहाँ पे स्ट्रगल्स कर रहे हैं, उनके साथ आप लड़ाई में खड़ा हुए। आप 10 तारीख को पिछले 10 दिनों से मारुति सुजुकी के वर्कर्स स्ट्राइक धरने पे बैठे हुए हैं, आप उनके समर्थन में जाइए। अगले 10 तारीख को भूख हड़ताल की घोषणा करने वाले हैं, आप उनके संघर्षों में खड़ा होंगे। कुछ और बातें, मेरे पास कितना समय है? मैं 5-10 मिनट और बात करने का। अब दूसरा जो चीज़ है, अब सैमसंग की फिर मैं वापस आता हूँ। तो आप देखिए कि मैं बिजनेस पोर्टल है द कोड, वो जो बिजनेस जर्नलिस्ट लोग हैं उनका एक बहुत अच्छा एक है। तो उसमें उन्होंने 3 तर्क दिए कि क्यों ये स्ट्राइक गैर कानूनी या बोले स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पहला बोला कि जो एवरेज वर्क, जो सैमसंग का भी तर्क है कि जो पूरा कांचीपुरम और श्रीपेरुम्बदूर का जो एरिया है, उसका जो एवरेज वेज है उसके हम 1.8x देते हैं सैमसंग के वर्कर्स को। तो क्या मतलब है कि जब उनका सारी जगह 10,000 मिल रहा है, हमको 25,000 रुपया दे रहे हैं, तब भी क्या मतलब है कि ये वर्कर्स ये स्ट्राइक कर रहे हैं। दूसरा कि वर्कर्स तो वर्क स्ट्राइक कर रहे हैं, उनको क्यों यूनियन बनाना है। तो ये बात इतनी अजीब तरह की है कि उनके यूनियन के इमेजिनेशन में यही हुआ था कि वर्कर्स केवल सैलरी के लिए लड़ते हैं। जो उनके जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो उनकी कंप्लाइंसेज, जो कंप्लेन है, जो उनके ग्रीवेंसेज है, जो उनके अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स है, उसको बात करने के लिए आपका इंडस्ट्री का एसोचैम बना हुआ है, फिक्की बना हुआ है, अलग अलग तरह के कॉन्फेडरेशन बने हुए हैं, आपके ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशंस है, आपके ऑटोमोबाइल पार्ट्स का यूनियन का अलग अलग चैम्बर्स बने हुए हैं। आपको जो बजट बनता है और आपको कोई पॉलिसी बनानी होती है, तो आप एक कलेक्टिव बार्गेनिंग के हिसाब से सरकार के साथ पॉलिसी चेंजेस के लिए डिमांड करते हैं। लेकिन वर्कर्स को अगर थोड़ी सैलरी ज़्यादा मिल भी रही है, उस पर हम आ सकते हैं बाद में कि आप इतनी सैलरी कम दे रहे हैं दूसरे जगह पे कि आपको 25,000 सैलरी आप ज़्यादा लगती है, लेकिन आप अगर उसके तो वहाँ के ट्रेड यूनियन के साथियों ने तर्क रखा कि अब भाई अगर यूनियन का केवल यही काम नहीं होता है कि अगर उनको सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिल रही है बाकी के वर्कर से, तो इसलिए यूनियन ना बनाए। दूसरा, उनको वो एक उस ब्लॉग में एक बात बहुत अच्छी लिखी थी कि उन्होंने बोला कि सैमसंग ने इस बात के लिए यूनियन पे अलग तरह के केसेस के बाद एक और तरह का केस किया है। ये सैमसंग का जो नाम है, उन्होंने सैमसंग इंडिया वर्कर्स एम्प्लॉयज यूनियन का जो नाम रखा है, उसमें जो सैमसंग वर्ड है वो तो हमारा का है। सैमसंग तो हमारी कंपनी है, हमारा ब्रांड, हमारा पेटेंट है। इस वर्ड में सैमसंग हटा दो, वर्कर्स यूनियन रखो, लेकिन सैमसंग नहीं रखो। अब ये बड़ा हास्यास्पद तर्क है। दुनिया में जितनी भी वर्कर्स यूनियन बनती है, आप जेएनयू में रहेंगे तो जेएनयू वर्कर्स यूनियन बनाएंगे, जेएनयू के जो स्टोर रहेंगे, जेएनयू के स्टूडेंट रहेंगे तो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन बनाएंगे। तो उन्होंने बोला ये जो सैमसंग वर्ड है उसको पहले हटाइए। तो तीसरी बात उन्होंने ये बोली कि देखिए, आपको रोजगार तो मिल रहा है, आप सोचिए कि अगर ये कंपनी यहाँ से चली जाएगी और यहाँ भी होगा, तब क्या होगा। तो आपको ये सारे जो आपके एट्रोसिटीज़ है, जो इंटिमिडेशन है, जो इंडिग्निटी है, वो सबको सही है क्योंकि आपको रोजगार मिल रहा है। तो ये जो न्यू लिबरल लॉजिक है किसी की, क्योंकि हम इसलिए फैक्ट्री चला रहे हैं और उसके बाद हम आप पे एहसान कर रहे हैं कि आपको नौकरी दे रहे हैं, आपको उस पर दे रहे हैं। अब ये सैमसंग की जो बात है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जगह पे आज फंसी हुई है। आज भी 3 बजे C2 ये इस यूनियन को C2 जो CPU का
ट्रेड यूनियन है उसको लीड कर रहा है। तो अब वो बहुत फंसे हुए हैं। अब उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि कोरियन कंपनी को ट्रेड यूनियन के साथ डील करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप कोरिया में जाइएगा, आप ये सैमसंग के वर्कर कुछ दिन पहले कोरिया में भी किए हुए थे, तो उनको यूनियन शब्द का कुछ समझ भी नहीं आता है कि यूनियन क्या होता है। वो बार बार बोल रहे हैं कि हम वर्कर से डायरेक्ट बात करेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग तो हम करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग वो कैसे कर सकते हैं। सो दे डोंट नो, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड यूनियन डीलिंग एंगेजमेंट इन द कोरियन, स्पेशली फॉर द कोरियन कैपिटलिस्ट। दूसरा उनका ये है कि लेफ्ट बैक यूनियन तो हम बिल्कुल नहीं बात करेंगे, ठीक है यूनियन बना लें, लेकिन लेफ्ट बैक यूनियन तो हम करेंगे नहीं। अब ये अजीब तरह का अब वहाँ के स्टालिन गवर्नमेंट के साथ एक प्रॉब्लम फंस गई है। अब वो अपने बार बार अपने बातों में द्रविड़ पॉलिटिक्स और आजकल क्या एक नया चीज चल गया है द्रविड़ इकोनॉमिक्स, और वो अपने को सामाजिक न्याय का चैंपियन बोलते हैं। अब वो जात्सो वर्कर्स हैं, वो तो तमिल वर्कर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि हम तो यहाँ के हम तो यहीं के हैं, हम भी द्रविड़ पॉलिटिक्स करते हैं, हम भी सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, तो आप हमारे लिए भी काम कीजिए। अब दूसरी तरफ ये है कि आजकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का चक्कर है, आप नहीं अगर आप करेंगे तो आपको कर्नाटक में जॉब चला जाएगा। आप क्योंकि आप देखिए कि पिछले 2 साल पहले फॉक्सकॉन का स्ट्राइक हुआ था, वहाँ स्ट्राइक नहीं हुआ था, वहाँ पर प्रदर्शन हुआ था। वहाँ फॉक्सकॉन कंपनी में काम करने वाली महिलाएं जो पूरा हाईवे है बैंगलोर और तमिलनाडु का वो जाम कर रही थी। उस आंदोलन के समय जो वर्कर जो जर्नलिस्ट उस स्ट्राइक को रिपोर्ट भी कर रहे थे, उस प्रदर्शन को रिपोर्ट भी कर रहे थे, उन पे भी एनएसए लगाने का धमकी दिया जा रहा था, और ये और तरह तरह के। तो अब एक तरफ तो उनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरी तरफ आपको द्रविड़ पॉलिटिक्स भी करना है, लेकिन आपके द्रविड़ पॉलिटिक्स के मॉडल में, द्रविड़ इकोनॉमिक्स के मॉडल के, सामाजिक न्याय के मॉडल में आपका वर्कर्स कहीं नहीं आता है। अब चूंकि सीपीएम और जो डीएमके है वो साथ में सरकार भी चला रहे हैं, तो उसके लिए रिप्रेशन भी उतना नहीं कर सकते हैं। अब उन वर्कर्स भी वहाँ के परमानेंट माइग्रेंट वर्कर नहीं है, वो तो तमिल वर्कर्स हैं, वो भी अपने आप को पुश किए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में लेके थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा हाँ ठीक है, मैं आगे तो थोड़ी सी ये लड़ाई फंसी हुई है। ये बात लगातार पिछले 3 बार से जो समझौता जो बातचीत की वार्ता है बार बार विफल हो रही है। बहुत सारा नेगोशिएशंस के लिए सरकार भी कुछ कर रही है, लेकिन सैमसंग ने एकदम अड़े हुए हैं कि पहला कि हम जो भी बात करेंगे डायरेक्ट वर्कर से करेंगे, हमने एक वर्कर्स कमेटी बनाई है, हम यूनियन के साथ बात नहीं करेंगे, और तीसरा कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, तो इसमें कोई सैलरी वृद्धि की कोई नेगोशिएशन की बात नहीं है। उनकी एक प्रमुख डिमांड है कि वो 25,000 सैलरी है, उसको 3 साल के उसमें 36,000 रुपये किया है। तो ये परिवेश में जब हम बात कर रहे हैं जहाँ पे जो वर्कर्स की जो डिग्निटी है, जो वर्कर्स की अपनी जो गरिमा होती है, जो पूरे ट्रिब्यूनल ऑर्डर में पूरी तहस नहस करती है, जो उसकी श्रम की एक गरिमा होती है। आप देखें कि इस वर्क इंटेंसिफिकेशन ने, इस टेलीविजन ने ऑलरेडी इतनी डिस्किलिंग कर रखी है कि इस डिफ्रेगमेंटेशन में कोई आप एक ये कुर्ता बन रहा है, अगर आप कापड़ से लाके किसी फैक्ट्री में जाएं तो बटन कोई लगा रहा है, कॉलर कोई सिल रहा है, वहाँ कोई सिल रहा है, तो ऑलरेडी इतनी डिस्किलिंग हो रखी है। ऑलरेडी वर्कर्स का एक जो फर्दर एलिमिनेशन ऑफ द वर्क है वो ऑलरेडी और भी गहरा हो चुका है, जो कि पहले से इस कैपिटल सिस्टम में होता है। तो इस दौर में जब हम इस तरह की चीज़ों में जहाँ हैं, जहाँ लगभग लेबर इंडिविजुअलाइज है, वो अपनी बहुत बड़ी लड़ाई एक अपने दायरे में लड़ रहा है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट में बहुत सारे सुधारवादी, कानूनवादी और बहुत सारे ऐसे प्रवृत्तियाँ हैं जो कि एक मुकम्मल लड़ाई है जो कैपिटल के साथ, और उसको मुकम्मल लड़ाई लड़ने के लिए जो वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स पे खड़ा होना होता है, उस पर खड़ा होने के रास्तों में बहुत सारे अवरोध हैं। इन सारे मिला के आज के वर्किंग क्लास मूवमेंट में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन आज हम ये भी बोलना चाहते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि आज के दिन में भी इन सारी तमाम बाधाओं के बावजूद भी, बहुत सारे रिप्रेशन के बावजूद भी बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे हैं। लेकिन ये जब बात इसकी ज़रूरत है कि ये जो हमारी जो हम जिस एक
ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं, हम जिस मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं, जिसमें हमारा एक तरीका है लेबर कैपिटल के रिश्तों को सुलझाने का, जिसमें हम मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स पे खड़े होकर, जिसमें हम वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स के पास खड़े होकर इस समस्या को समाधान कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो पूरा मामला है, हम उसको जब तक इसके नेक्स्ट लेवल तक नहीं ले जाएंगे, तब तक ये जो फैक्ट्री लेवल की लड़ाइयाँ हैं, जो छोटे छोटे कस्बों की लड़ाइयाँ हैं, उसको जब हम इंटीग्रेट करके एक बेहतर लड़ाई नहीं लड़ेंगे और एक ट्रेड यूनियन की लड़ाई को एक ज़्यादा जनवादी और ज़्यादा सामाजिक आंदोलन के रूप में नहीं विकसित करेंगे, तब तक हमें लगता है कि हम एक अवरोध पे खड़े हैं। तो इसी आह्वान के साथ कि पूरे भारत में आज के सारे मुसीबतों के बाद, सारे अवरोध के बाद, सारे फासिस्ट ऑनस्लॉट के बाद भी वर्कर्स लगातार संघर्ष में हैं। उनको आपके समर्थन की ज़रूरत है, आपको उनकी सॉलिडेरिटी की ज़रूरत है। आप इंटेलेक्चुअल और छात्र और रिसर्च तबके से आते हैं, आप उनके बारे में आर्टिकल लिखिए, आप उनके बारे में फेसबुक पे लिखिए, आप उनको मीडिया में उनके वॉइस ब्रॉडकास्ट कीजिए, आप जो भी मदद हो सकता है उनकी मदद के साथ कीजिए। और आप अगर उनके साथ उनके जो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो एंगल है उस पर आप लिखना चाहते हैं, आप जो आपने जो क्षमताएँ हैं, क्योंकि आप उस तबके से आते हैं जहाँ पे आपको सोशल साइंस, आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी, आपको हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, आपको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो ज़्यादा बेहतर परिप्रेक्ष्य है, जिसमें अलग अलग तरह के उत्पीड़न के जो सवाल हैं, उससे ऊपर जो पूंजी का शोषण का सवाल है, उस पर अगर आप इस लड़ाई को अगर ब्रॉडकास्ट और बाकी एम्प्लीफाई करने में मदद दे सकते हैं, तो हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद सर। मारुति वर्कर संघर्ष जारी है, जारी रहेगा, जारी है, जारी रहेगा। सैमसंग वर्कर संघर्ष जारी है, जारी रहेगा, जारी है।